नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जीने के बाद का पहला भाग। ये नाटक हेनरिक इब्सन के मूल अंग्रेजी मंच नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार केशव स्वामी, निर्देशक कमल दत्त। तो चलिए सुने नाटक जीने के बाद का पहला भाग। खामोशी है यहाँ रुबक। क्या बात है मिया? इस खामोशी को सुनो तो जरा। तुम सुन सकती हो इसे? किसे? खामोशी को। क्यों नहीं? हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। खामोशी को शायद सचमुच सुना जा सकता है। हाँ, सचमुच ही। और जब खामोशी इतनी गहरी हो जैसे इस जगह। इस जगह? यू मीन हमारे घर में? हाँ, इस घर में वापस लौटकर मैंने इसे हर कहीं महसूस किया है। सच कहूं मिया, क्या यहाँ घर में लौटकर तुम खुश नहीं हो? तुम हो क्या? सच कहूं तो मैं सोचता हूं मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं। मैं जानती थी तुम खुश नहीं हो। मैं विदेश में इतने दिन रह चुका हूं कि यहां से, यहां के जीवन से बहुत दूर चला गया हूं। चलो रुबक, हम एक बार फिर यहां से दूर भाग चले। भाग चले? हाँ। मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन तुम्हारा मन इतनी जल्दी क्यों उब गया? तुम ही तो चाहती थी यहां आना। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था यहां इतना कुछ बदल गया होगा। सब कुछ कल की बात लगती है। 4 साल भी तो नहीं बीते जब मैं यहां से गई थी। जब तुम्हारी शादी हुई थी। वो शादी का इससे क्या संबंध है? संबंध है मिया। हाँ? शादी के बाद तुम्हें एक सुंदर घर मिला, एक दूसरी विला तौनी झील के पास। सुंदर नजारों से घिरा वो घर कितना खुला था, कितने ही कमरे, ताकि चाहते हुए भी हम एक दूसरे के पास न रह सके। तुम ठीक कहते हो। और एक बात और, शादी के बाद तुम्हें एक नया समाज मिला। हाँ? एक नई दुनिया मिली। समाज के ऊंचे लोगों के नजदीक आने का अवसर मिला। तुम्हारे अपने घर में ऐसा कुछ नहीं था। ओह, तो तुम्हारा ख्याल है बदलाव मुझ में हुआ है? हाँ? हाँ, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। सिर्फ मुझ में ही? यहाँ के लोग नहीं बदले क्या? वे भी बदले हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। जब मैं इन लोगों के रहन सहन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या? मुझे उस रात की याद आती है जो हमने यहां आते हुए ट्रेन में बिताई थी। तुम तो सारे सफर में सोते रहे। नहीं मिया, मैं राह में आने वाले हर छोटे बड़े स्टेशन पर छाई खामोशी को देख रहा था। या यूं कहो कि वो खामोशी मुझे सुनाई पड़ रही थी, ठीक तुम्हारी तरह। मेरी तरह? हाँ। गाड़ी जाने क्यों हर स्टेशन पर रुक रही थी। ना कोई गाड़ी में चढ़ता था, ना उतरता था। प्लेटफॉर्म पर लालटेन लिए 2 काम करने वाले, बस उनके कदमों की आवाज। कभी कभी आपस में बातचीत करने लगते, फिजूल की बातचीत जिसका ना कोई सिर था ना पैर। ठीक ही तो है, 2 आदमी इकट्ठे होंगे तो हमेशा ही बातचीत करेंगे, चाहे कुछ बात करने को हो या ना हो। खैर, बस कल तक का इंतजार करो। कल बंदरगाह में स्टीमर आ जाएगा और हमें सारे तट के साथ साथ घुमाता हुआ ध्रुव सागर तक ले जाएगा। लेकिन युवक, मैं तो लोगों को, शहरों को देखना चाहती थी। स्टीमर में ऐसा कहां हो पाएगा? मुझे कुछ नहीं देखना है, काफी देख चुका हूं। समुंदर का सफर क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? Well, change is always for the better. तुम्हें याद है रुबक, सुबह से रात तक बिना सांस लिए तुम काम करते थे, लेकिन जब से तुमने अपनी महान कृति को पूरा किया है, पुनर्जीवन। हाँ,
जिसका प्रदर्शन सारी दुनिया में हुआ और जिसने तुम्हें इतनी शोहरत दी है। हाँ, शायद वही तो ठीक नहीं हुआ। क्या? जब मैंने अपनी महान कृति को पूरा किया, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन महान कृति ही तो है क्या कभी थी? नहीं, ये अब भी है। इसे महान कृति होना ही चाहिए। वेल ल्यूबक, सारी दुनिया यही मानती है। सारी दुनिया कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझती। उफ, लोग अनुमान तो लगा सकते हैं ना? जो अनुमान लगा पाए हैं उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं मेरे दिमाग में। लोगों के लिए, भीड़ के लिए, सारी दुनिया के लिए अपने को मारने मिटाने का कोई फायदा नहीं। उफ ल्यूबक, तुम्हें इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। अपनी उदासी को इस ड्रिंक में डुबो दो। नहीं, मैं उदास नहीं हूं। मैं तो खुश हूं, सचमुच खुश। सब कुछ पा लेने और अपने को पूरी तरह आजाद महसूस करने पर क्या किसी को खुश नहीं होगी? ठीक कह रहे हो रूबक। तुम्हें याद है तो तुमने मुझे क्या वचन दिया था? क्या था वो वचन? तुमने कहा था अपने साथ तुम मुझे किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाओगे और वहां नई दुनिया की रचना करोगे। लेकिन वो घड़ी कभी नहीं आई। ना तुम मुझे पहाड़ों पर ले गए और ना ही नई दुनिया की रचना की। मेरे ख्याल से तुम पर्वतारोही नहीं बन सकती। वेल, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। अरे, नाराज हो गई? नहीं तो हुई तो Forget it now. Come on, Maya. Good morning, madam. Good morning. Good morning, professor. Morning, manager. मैडम, रात आपको नींद ठीक आई? बहुत अच्छी। मैं तो हमेशा ही घोड़े बेचकर सोती हूँ। बहुत खूब। वैसे नई जगह पर पहली रात बेचैनी में ही कटती है। प्रोफेसर आप? हाँ, मुझे नींद कभी ठीक से नहीं आती, खासकर पिछले कुछ दिनों से। मेरा ख्याल है कुछ हफ्ते यहाँ रहकर सब ठीक हो जाएगा। मैनेजर जी, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा बीमार आदमी है जिसका इलाज रात को होता है? रात को? अब नहीं तो यहाँ इतना बीमार कोई नहीं है जिसको रात में इलाज की जरूरत पड़े। अच्छा, कोई ऐसा आदमी यहाँ जिसको मैदान में रात को टहलने की आदत हो? नहीं नहीं प्रोफेसर, ऐसा करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। मैंने सुबह ही कहा था कि तुमने सपना देखा होगा। बात ये है मैनेजर जी, रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही घूमता हुआ खिड़की के पास आया, फिर और मैंने देखा कि बाहर पेड़ों के पास एक सफेद छाया। अजीब बात है। अब वो छाया स्त्री की थी या पुरुष की? मुझे तो वो महिला लगी हैं? हाँ, उसके पीछे एक दूसरी छाया आती दिखाई दी, बिल्कुल काली छाया। आपका मतलब है काले कपड़ों में? हाँ, ठीक सफेद छाया के पीछे। ओह, अब मैं समझ गया प्रोफेसर। क्या? तो क्या वो प्रोफेसर का सपना नहीं था मैनेजर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दाएं देखिए। वहां जहां वो महिला बैठी हैं। हाँ हाँ, अरे ये तो वही है जिसे कल रात मैंने देखा था। मैनेजर, हाँ, कौन है ये? कोई विदेशी है। इसने होटल के रजिस्टर में अपना नाम मादाम सेटाफ लिखवाया है। मादाम सेटाफ? जी। मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। शायद कभी तुम्हारी मॉडल रही होगी। जवानी में तो तुम्हारे कई खूबसूरत महिलाएं मॉडल रही होंगी ना? नहीं मैया, मेरे जीवन में एक ही मॉडल आई और आज तक जो कुछ भी मैंने किया उन सब की मॉडल वही थी। प्रोफेसर, क्या हुआ? अब मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सामने वो जो आदमी आ रहा है ना, उससे मैं नहीं मिलना चाहता, खास तौर पर किसी महिला के सामने। लेकिन कौन है वो? उसका नाम उल्फीम है। लोग उसे रीछू का शिकारी कहते हैं। शिकार को जाते समय हर साल वो हमारे यहाँ आके ठहरता है।
प्रोफेसर, एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। एक मिनट मैनेजर, एक मिनट। ये शैतान की तुम, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा मुझे देखकर दूर क्यों भागते हो? मैं भाग नहीं रहा था सर। तो अपने क्लाइंट्स को वेलकम करने का तुम्हारा क्या यही ढंग है? टांगों में तुम दबाकर ऐसे भाग रहे थे जैसे शैतान तुम्हारे पीछे लगा हो। सर आपका खाना लगवा दूं डाइनिंग रूम में? वहां उन अधमुई मक्खियों और अधमरे लोगों में? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर, वहां नहीं। अपने बावर्ची को कहो कि ढेर सा खाना और ब्रांडी हमारे लिए पैक कर दे। जी समझे? समझ गया सर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। प्रोफेसर, आपके लिए या मैडम के लिए भी कुछ ऑर्डर? वेल नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या मैं महान मूर्तिकार प्रोफेसर रूबक से बात करने का सम्मान पा सकता हूँ? मेरा ख्याल है हम एक दो बार पहले भी मिल चुके हैं। जी वो तो बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों आप आज जैसे मशहूर नहीं हुए थे। तब एक रीछों का शिकारी भी आपसे मिलने की हिम्मत कर सकता था। वैसे मैं अब भी किसी को काटता नहीं हूँ। क्या आप सचमुच रीछों का शिकार करते हैं? जी हाँ, अपनी राह में आने वाली हर चीज का शिकार करता हूँ। चिड़ियों का, भेड़ियों का, औरतों का, हिरनों का। मुझे खोज रहती है ताजगी की। आपके पति की तरह हमारा वास्ता भी सख्त चीजों से पड़ता है। आपके पति संगमरमर के पत्थरों से जूझते हैं और मैं रीछों की नर्म कांपती नसों से। हम दोनों ही आखिर में अपने हाथ आने वाली हर चीज को बेहतर बनाते हैं। हम हार नहीं मानते जब तक अपने काम में कामयाबी नहीं हासिल कर लेते। really? तुम्हारे कथन में काफी सच्चाई है। क्या आप शिकार के लिए जंगलों में जा रहे हैं? जी हाँ, मैं आज ही जा रहा हूं उन ऊंचे पहाड़ों की तरफ। मैं आप दोनों को भी अपने साथ आने की दावत देता हूं। थैंक यू सो मच। लेकिन रूबक ने तो गर्मियों में समुद्री यात्रा की योजना बनाई है। हाँ, दरअसल हम तट के साथ साथ कुछ द्वीपों की भी सैर करेंगे। ओह प्रोफेसर, उस गंदी और सड़ी हुई जगह पर जाकर आपको क्या मिलेगा? बारिश में भटकते फिरिएगा। मेरे साथ पहाड़ों पर चलिए। वहां लोग नहीं होंगे, गंदगी नहीं होगी, वहां होगी खामोशी और जिंदगी। मेरे लिए तो पहाड़ों का मतलब ही और है साहब। वहां मैं और मेरे दोस्त। आपके दोस्त? जी हाँ, मेरे दोस्त। वो देखिए मेरे शिकारी कुत्ते। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊं। इस वक्त वो अपना भोजन कर रहे हैं। और हाँ, वहीं हम पहाड़ों के बारे में और बातचीत कर लेंगे। चलिए। अच्छा प्रोफेसर। ओके, सी यू। इरीना, मैं तुम्हें भूला नहीं। तो जान गए मैं कौन हूं। और देख रहा हूं कि तुम भी मुझे भूली नहीं। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है आर्नल्ड। क्या फर्क है? तुम अभी जिंदा हो। मैं समझा नहीं। अब आर्नल्ड, वो दूसरी औरत कौन थी? कौन? वही जो तुम्हारे साथ उस टेबल पर बैठी थी। वो मेरी बीवी थी। ओह, शुक्र है वो तुम्हारी जिंदगी में मेरे जीवन काल के बाद आई। तुम्हारा जीवन काल? मैं कुछ समझा नहीं। आर्नल्ड, हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चा? मेरे बाद वही तो बचा रहा दुनिया में शोहरत और इज्जत पाने के लिए। हमारा बच्चा? अरे हाँ, पुराने दिनों में हम उसे इसी नाम से तो पुकारते थे। हाँ आर्नल्ड, मेरे जीवन काल में। इरीना, तुमने पढ़ा होगा हमारा बच्चा सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है। और पिता को भी तो उसने शोहरत दिलाई। क्यों? यही तुम्हारा सपना था ना? मुझे जो कुछ मिला इरीना, सब तुम्हारी बदौलत।
काश मैं वो कर पाती जिसे करने का हक मुझे था। क्या? हाँ, मुझे बच्चे की हत्या कर देनी चाहिए थी। इरीना, तुम्हें छोड़कर जाने से पहले मुझे उसे मार डालना चाहिए था। नहीं। हाँ आर्नल्ड, कुचलकर धूल में फेंक देना चाहिए था। नहीं इरीना, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। तुम में हिम्मत ही कहां से आती? हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। तब मुझ में हिम्मत नहीं थी। और अब? तब से आज तक अनगिनत बार मैंने उसकी हत्या की है। मेरी नफरत, मेरी कड़वाहट और मेरे बदले की आग से जाने वो कितनी बार जला है। इरीना, इरीना, सच सच बताओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कहीं भी तो तुम्हारा पता नहीं चला। ओ आर्नल्ड, अब कहने को बचा क्या है? अब जबकि मैं खत्म हो चुकी हूं। नहीं रीना, नहीं, प्लीज प्लीज मुझे बताओ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी? नहीं, न किसी को मेरे प्यार की जरूरत थी, नहीं, और न मेरी जिंदगी की। नहीं, ये सच नहीं है, नहीं है रीना। खैर छोड़ो इन बातों को। बीते हुए दिनों का रोना क्यों रोया जाए? हाँ आर्नल्ड, हमें कब्र से परे की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये सब कुछ मेरे लिए तो कब्र से उस पार की बातें हैं। ओह रीना, रीना, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, भटकता फिरा तुम्हारे लिए। जाने कहाँ खो गई थी? मैं अंधकार में गुम हो गई थी, जबकि मेरा बच्चा रोशनी में जगमगा रहा था। बहुत दूर चली गई थी तुम। हाँ, मैं एक देश से दूसरे देश में घूमती रही। कैसी लगी वहां की जिंदगी? अब थोड़ा मुझे सोचने दो। हाँ, याद आया। मैं एक जीती जागती मूर्ति बन गई। निर्वस्त्र होकर मॉडल बनी। इस काम में पैसा खूब मिला। उतना पैसा तुम्हारे पास कभी भी नहीं था। ऐसे कई आदमियों से पाला पड़ा जिनके दिमाग मैं अपने इशारे से उलट सकती थी। तुम्हारे साथ ऐसा करना मेरे बस की बात नहीं थी। तुम्हें अपने ऊपर बहुत काबू था। तुमने शादी भी की? हाँ, उनमें से एक से मैंने शादी कर ली। किससे? वो साउथ अमेरिका का एक पॉलिटिशियन है। उसको पागल बनाने में मैं कामयाब हो गई। उसकी हालत तो मुझे बहुत हंसी आती थी। कहाँ है अब वो? किसी गिरजाघर के सुंदर स्मारक के नीचे पड़ा होगा, खोपड़ी में गोली लिए। क्या? उसने आत्महत्या कर ली? हाँ, लेकिन बेचारे ने मुझे तकलीफ नहीं थी। लेकिन इसकी वजह? वॉन सेटॉफ की वजह से। मेरे दूसरे पति का नाम है। रूसी है वो। और वो कहाँ है? कॉकेशस की अपनी सोने की खानों में। तो वो वहां रहता है? हाँ, अगर उसे रहना ही कहते हैं तो। दरअसल मैंने उसकी हत्या कर दी। रीना, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं आर्नल्ड, ये सब सच है। तुमने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया? दिया, बहुतों को। कब? कहाँ है वो? मैंने उन सब की हत्या कर दी। तुम फिर झूठ बोल रही हो। सच मानो आर्नल्ड, पैदा होने से पहले ही बड़ी बेदर्दी से मैंने एक के बाद एक सबकी हत्या कर दी। रीना, जाने किन पहेलियों में बात कर रही हो, लेकिन देख रहा हूं तुम्हारी हर बात के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। मैं मजबूर हूं आर्नल्ड। आर्नल्ड, तुम्हें कहा गया हर लफ्ज मेरे अंतर की चोट है। शायद सोचता हूं कि
मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो इन लफ्जों के पीछे रहस्यों को खोल सकता हूं। बेशक आर्नल्ड, वो तुम ही हो सकते हो। सोचता हूं इरीना, तुम्हारे अस्तित्व में कुछ ऐसा है जो टूट चुका है। ऐसा ही होता है जब भी जीवन के नशे में डूबी किसी औरत से जिंदगी टूट जाती है। नहीं इरीना, नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम जिंदा हो, जिंदा हो। कितने ही साल में बेजान रही। वो लोग आए, मेरे हाथों को पीठ के पीछे बांधकर मुझे एक मकबरे में फेंक दिया। दरवाजे को लोहे की सलाखों से बंद कर दिया ताकि ऊपर धरती पर मेरी चीखों की आवाज किसी को न सुन पड़े। लेकिन अब जैसे मैं कब्र से फिर उठ रही हूं। तो तुम सोचती हो इस सब के लिए मैं दोषी हूं? हाँ आर्नल्ड, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे इस तरह मरना पड़ा। अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ आर्नल्ड। नहीं, पहले बताओ, मैं दोषी हूं? घबराओ नहीं, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अभी मैं बर्फ नहीं हुई हूं। बैठ जाओ। इरीना, उन दिनों भी हम इसी तरह पास पास बैठा करते थे। हाँ। तुम्हें याद है इरीना, जब मैंने पहली बार तुम्हें अपने साथ दुनिया घूमने की दावत दी थी तो तुमने क्या कहा था? दुनिया के आखिरी लम्हे तक तुम्हारे साथ जाने और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हर तरह सेवा करने की कसम खाई थी मैंने। हाँ, और मेरी मूर्ति कला के लिए मेरा मॉडल बनने की भी। पूरे समर्पण के साथ, बिना किसी आवरण या वस्त्र के। कितनी लगन से, कितनी खुशी के साथ तुमने मेरी सेवा की। हाँ आर्नल्ड, अपनी नसों से जवानी की सारी खुमारी लिए मैंने तुम्हारी सेवा की। हाँ इरीना, ये सब कुछ कहने का हक है तुम्हें। मैंने तुम्हारे कदमों में गिरकर तुम्हारी सेवा की आर्नल्ड, लेकिन तुम। नहीं इरीना, नहीं, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। तुमने किया आर्नल्ड, तुमने मेरे अस्तित्व की गहराइयों तक मुझे तोड़ डाला। मैंने? हाँ तुमने। अपने अस्तित्व की सभी परतों को दूर छिटका मैं तुम्हारे सामने खड़ी रही, पर तुमने एक बार भी मेरा स्पर्श नहीं किया। इरीना, क्या तुम्हें तब कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल बना देती थी? और अगर तुम मुझे छू लेते तो मैं तुम्हारी वहीं हत्या कर डालती। इरीना। हाँ आर्नल्ड, मैं अपने बालों में हर वक्त एक तेज छुरी छुपा कर रखती थी। लेकिन नहीं, आखिर तुम तो। मैं एक कलाकार था इरीना। हाँ, यही एक वजह थी। मैं कलाकार था और मेरी कामना थी अपने जीवन की सबसे महान कृति की रचना करने की, पुनर्जीवन। हाँ, पुनर्जीवन, मैंने उसका शीर्षक रखा था। मेरी कल्पना में एक तस्वीर थी, मौत की गहरी नींद से जागती हुई एक जवान औरत की, और उस तस्वीर को मैंने पुनर्जीवन में ढाला था। हमारा बच्चा। मौत की नींद से जागती वो औरत बिल्कुल बेदाग और पाक थी। मेरी कल्पना की उस मूरत में तुम सजीव हो उठी थी इरीना। तुमने खुशी से बिना झिझक अपना घर बार छोड़ मेरे साथ रहना स्वीकार कर लिया। तुम्हारे पास आना मेरे बचपन का पुनर्जीवन था। इसीलिए तो मैंने सिर्फ तुम्हें चुना था, किसी और को नहीं। मेरे लिए तुम देवी थी, तुम्हें छुआ नहीं, पूजा जा सकता था। और मेरा विश्वास था अगर मैं तुम्हें छू लेता तो मेरी कल्पना दूषित हो जाती और मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और मैं आज भी ये महसूस करता हूं कि मेरा वो इरादा बिल्कुल ठीक था। तुम्हारी नजर में कला ही सब कुछ थी, हाड़ मास की औरत कुछ नहीं। जितना चाहे मुझे कोस लो इरीना,
लेकिन सच कहता हूं, उन दिनों वो महान कार्य ही मेरे लिए सब कुछ था। वही मेरी जिंदगी थी। और तुमने अपनी मंजिल पा ही ली आर्नल्ड। हाँ, लेकिन तुम्हारे कारण, तुम्हारी मदद से मैंने अपनी मंजिल पा ली। मैं एक पूर्ण नारी की रचना करना चाहता था। सोचता था पुनर्जीवन के दिन वो जरूर जी उठेगी। उसकी आंखों में अजनबीपन नहीं, मौत की लंबी नींद के बाद उसकी अलसाई पलकों पर नए जीवन के सुखद सपने होंगे। और ऐसी ही नारी तुम्हारे रूप में साकार हो उठी। और फिर तुमने मुझसे मुक्ति पा ली। इरीना, क्योंकि तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। नहीं इरीना, ऐसा नहीं कहो। और तुम दूसरे आदर्शों की तलाश करने लगे। यकीन मानो इरीना, तुम्हारे बाद मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा, कोई दूसरे मॉडल्स नहीं आर्नल्ड? तुम मेरे लिए प्रेरणा थी, मॉडल नहीं। और वो औरत जो तुम्हारे साथ रह रही है? इरीना, क्यों बार बार मेरे दिल में नश्तर चुभोती हो? उसके साथ तुम कहीं जाने की सोच रहे हो ना? हाँ, मुझे जाना है उसके साथ, मुश्किल सफर पर। सुनो आर्नल्ड, ऊंचे पहाड़ों पर क्यों नहीं चले जाते? आर्नल्ड, ऊंचे और ऊंचे, जहां तक तुम जा सको। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं मुझे पता नहीं था तुम्हें एक नई मित्र मिल गई है। माया, ये एक मेरी पुरानी दोस्त हैं। हाँ, तो तुम क्या कहना चाहती थी? मैं कहना चाहती थी, तुम चाहे जो कहो, मैं तुम्हारे साथ स्टीमर पर नहीं जा रही हूँ। क्यों? मैं ऊपर पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ, जंगलों में घूमना चाहती हूँ रूबक। मुझे जाने दोगे ना? देखो, लौटकर हम दोनों अधिक सुखी रह सकेंगे। इस सब के लिए तुम्हें किसने उकसाया है? वो रीछों के उस शिकारी ने। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि पहाड़ों और वहां के जीवन पर कहने के लिए उसके पास कितना कुछ है। कितनी कहानियां वो मुझे सुना रहा है। मैं जानती हूँ वो सारी कहानियां सच्ची नहीं है, और पता, उन्हीं की सच्चाई परखने के लिए मैं जाना चाहती हूँ। रूबक, प्लीज, तुम मुझे उसके साथ जाने दोगे ना? हाँ भैया, तुम जा सकती हो, जहां तक भी और जब तक भी जाना चाहो। हाँ, शायद मैं भी उधर जाऊं। नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है जाने की। I mean, कम से कम मेरे खातिर तो नहीं। मैंने पहाड़ों पर जाने का फैसला कर लिया है मैया। ओह रूबक, तुम कितने अच्छे हो। मैं अभी जाकर उस शिकारी को बताती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रूबक, बहुत बहुत धन्यवाद। इरीना, तो हम वहां उधर ऊपर मिलेंगे ना? हाँ आर्नल्ड, मैं इंतजार करूंगी। ये था नाटक जीने के बाद का पहला भाग। ये नाटक हेनरिक इब्सन के मूल अंग्रेजी मंच नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार केशव स्वामी, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की। इस नाटक का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।